वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके जितने भी पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें बहुत लोगों को बहुत तरह का डाउट रहता है। तो हम लोग इस टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि कॉस्ट क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। इन सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। साथ ही एक बात और, मैंने ऑडिटिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखा है। उससे रिलेटेड भी मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा तो वो वीडियोस भी जा करके देखिए। आपका ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाइए और वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाला है। तो चलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड पार्ट को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज़ पे बेस्ड होता है? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, नन ऑफ दी अबव। तो आप लोगों को बताना है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में, इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम या नन ऑफ दी अबव। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? वो एक मैनेजेरियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। क्या होता है? मैनेजेरियल अकाउंटिंग का ये पार्ट होता है। मैनेजेरियल अकाउंट का पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये बेस्ड होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम में। किस पे बेस्ड होता है? डबल अकाउंटिंग सिस्टम में। जैसे कि हम लोग को पता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो मेनली क्या होता है, इनडायरेक्टली वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी रिलेटेड होता ही है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। क्लियर है? तो जो बेसिस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो डबल अकाउंटिंग सिस्टम होता है। हम लोगों ने कल के वीडियो में जो डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को जब बात किए थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग किस से रिलेटेड होता है, किस चीज़ का पार्ट होता है, तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर इनडायरेक्टली हम लोग देखें, इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो ये किस चीज़ का पार्ट है? तो ये पार्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। लेकिन अगर डायरेक्टली हम लोग देखें तो डायरेक्टली ये पार्ट होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी हम लोग बोले, पर कहीं ना कहीं क्या होता है, पार्ट होता ही है इनडायरेक्टली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो इसीलिए क्या होता है, ये बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डबल एंट्री सिस्टम। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग का डायरेक्टली पार्ट होता है और इनडायरेक्टली क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में आप लोगों को कल बताया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस a higher value of inventory is assigned under LIFO method, FIFO method, weighted average method, none of the above। तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन के अंडर में जो हायर वैल्यू होता है इन्वेंट्री का, वो किसको असाइन किया जाता है, किस बेसिस पे असाइन किया जाता है, किस मेथड पे असाइंड होता है? लिफो मेथड पे, फीफो मेथड पे, वेटेड एवरेज मेथड या नन ऑफ दी अबव। तो सबसे पहले ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि लिफो और फीफो होता क्या है। लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फीफो का, तो उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये तो क्लियर हो गया कि लिफो मेथड क्या होता है, फीफो मेथड क्या होता है। लास्ट इन लास्ट, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्लियर। अब बात करते हैं कि अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज असाइंड अंडर। तो किस में असाइन किया जाता है? लिफो में, फीफो में, वेटेड एवरेज मेथड या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो प्राइस होता है लास्ट रिसीव बैच का, वो क्या होता है, उसको यूज़ किया जाता है इश्यूज़ को प्राइसिंग करने के लिए, जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो जब इन्फ्लेशनरी पीरियड चलता है या पीरियड ऑफ प्राइसिंग प्राइसेस चलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लिफो मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं।
और ये हेल्प करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो, अप्रॉक्सीमेटली हो, वो अप्रॉक्सीमेटली क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके करंट रेट को। तो जो लिफो स्टॉक में क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, ओल्ड प्राइसेस पे ही वैल्यू को सेट करना चाहिए, पर करंट प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है इशू जो हम लोग करते हैं वो क्या करता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है करंट मार्केट प्राइस को। तो इन शॉर्ट हम लोग ये चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस मेथड में क्या होता है कि जो प्राइस होता है लास्ट रिसीव बैच का, उसको क्या किया जाता है, प्राइस को इशू करने के लिए यूज़ किया जाता है जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, अनटिल इट इज़ एग्जॉस्टेड। फिर क्या होता है कि जब इन्फ्लेशनरी पीरियड चलता है या फिर पीरियड वैसा होता है जब प्राइस जो है वो राइज होने लगता है, तो लीफो मेथड को यूज़ करने से हम लोगों को ये हेल्प मिलता है कि हम लोग इंश्योर कर सके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि हम लोग को क्या करता है, अप्रॉक्सीमेटली डिटरमाइन करता है करंट रेट को। क्लियर इतना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा लीफो मेथड। मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी या पीरियड ऑफ राइजिंग के टाइम पे ये हम लोग को हेल्प करता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कर सके, इंश्योर कर सके, और जो करंट रेट है उससे अप्रॉक्सीमेटली क्या करें, डिटरमाइन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हेल्से प्रीमियम मेथड कैन बी 25%, 30.5%, 33.3%, 50%। तो जो मैक्सिमम बोनस रेट होता है हेल्से प्रीमियम मेथड में वो कितना होता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो जो प्लान इंट्रोड्यूस कराया गया था इसका फुल नेम था इनका FL हेल्से। क्या था इनका फुल नेम, FS हेल्से। तो वो एक अमेरिकन इंजीनियर थे। वो कौन थे, अमेरिकन इंजीनियर थे। और इस प्लान में वो बोले थे कि जो बोनस है वो पे होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सेव्ड, कितना टाइम सेव किया गया उस बेसिस पे बोनस दिया जाना चाहिए। पर जो बोनस है वो 50% के इक्वल होना चाहिए, 50% ऑफ द टाइम सेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 50%। मतलब जितना टाइम सेव किया उसी के अकॉर्डिंग उनको बोनस मिलना चाहिए, और बोनस जो है वो इक्वल होना चाहिए वेजेस ऑफ 50% ऑफ टाइम सेव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द कॉस्ट यूनिट ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पर पैसेंजर और पर किलोमीटर। तो इसमें से क्या राइट होगा, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू द कॉस्ट यूनिट ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पर किलोमीटर या पर पैसेंजर। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ कॉस्ट यूनिट ऑफ अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पर पैसेंजर होगा या पर किलोमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। तो अगर हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो यूनिट होता है कॉस्ट का वो डिटरमाइन होता है इन टर्म्स ऑफ पर किलोमीटर। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हर टिकट का जो फेयर होता है वो क्या होता है, लिवाइड होता है। क्या होता है, लिवाइड होता है, और कलेक्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के हिसाब से क्या किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। तो इसीलिए क्या होगा, स्टेटमेंट 2 यानी कि जो पर किलोमीटर है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, पर किलोमीटर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, टोटल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, प्राइम एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए हम लोग इसको ना थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल। क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या निकलेगा? प्राइम कॉस्ट। फिर उसी में हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड को भी ऐड कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तब हम लोग का क्या निकल जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, या तो फिर हम लोग इसको वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें हम लोग ऑफिस ओवरहेड को भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो निकलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग, इसको यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे। तो जो हम लोग का रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स, COS, या फिर टोटल जो सेल है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल आएगा, फिर आएगा डायरेक्ट लेबर, और फिर आएगा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारा कुछ को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हम लोग का निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हम लोग अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हम लोग का निकल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट, यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफिस ओवरहेड को यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल सेल्स है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। टोटल सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतना? एक तरह से यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू निकला प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस कर देंगे अगर फैक्ट्री ओवरहेड तो हम लोग का निकल के आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या तो फिर वर्क कॉस्ट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे। ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो उसके क्या हम लोग का निकल के आ जाएगा? उसमें निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स निकल जाएगा, या सेल्स ऑफ गुड्स यहाँ पे हम लोग का निकल के आ जाएगा। क्लियर इतना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉस्ट आर partly fixed and partly variable in relation to output, इनडायरेक्ट, प्राइम, वर्क या सेमी वेरिएबल। तो कौन सा कॉस्ट ऐसा होता है जो पार्टली फिक्स्ड भी होता है, पार्टली वेरिएबल भी होता है आउटपुट के रिलेशन में? इनडायरेक्ट, प्राइम, वर्क या सेमी वेरिएबल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमी वेरिएबल। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पार्टली फिक्स्ड भी होते हैं और पार्टली वेरिएबल भी होते हैं आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको हम लोग और भी किसी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जानते हैं सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या तो फिर हम लोग इसको मिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या तो फिर मिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? तो इसमें वेरिएबल्स भी आता है और फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इसका एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फैक्ट्री सुपरविज़न, फैक्ट्री सुपरविज़न, मेंटेनेंस, ये सारा क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ऑर्डर ऑफ अ कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? ऑर्डर का कॉस्ट होता है, स्टॉक का कॉस्ट होता है, रीऑर्डर लेवल होता है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज होता है। क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो होता है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्लियर है? तो जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या करता है कि जो ऑर्डर का कॉस्ट होता है, जो भी ऑर्डर का कॉस्ट होता है उसको मिनिमाइज़ करता है। जो कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी होते हैं या जो कॉस्ट ऑफ कनेक्शन होते हैं उन सभी को क्या करता है? वो मिनिमाइज़ करता है। तो इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर बाय होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। तो EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर
डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1 ईयर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, वो होता है ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CIF इज, CIF का फुल फॉर्म क्या होता है? CIF का फुल फॉर्म कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट, कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट। CIF का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट, कंपनी इंश्योरेंस एंड फ्राइट, कंपनी इन्वेस्टमेंट एंड फ्राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, ऑप्शन नंबर 1। तो फुल फॉर्म ऑफ CIF इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो जो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट होता है वो एक एक्सपेंसेस होता है जो कि किसके द्वारा पे किया जाता है? सेलर के द्वारा पे किया जाता है, जिसमें कि वो कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्राइट को कवर करता है बायर के ऑर्डर का, जब वो ट्रांजिट में होता है उस टाइम पे। तो गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है उस पार्ट में जहाँ पे बोला जाता है सेल एग्रीमेंट में। फिर सेलर क्या करता है, उस कॉस्ट को बियर करता है अगर किसी भी तरह का लॉस होता है या डैमेज होता है प्रोडक्ट का, जब तक कि वो गुड्स जो है वो पूरी तरह से लोड ना हो जाए। मतलब कि जब तक गुड्स लोड ना हो जाए पूरी तरह से, तो किसी भी तरह का अगर चार्ज होता है, लॉस होता है, डैमेज होता है, वो सारा कौन बियर करेगा? वो सारा कुछ सेलर ही बियर करेगा। तो इसका राइट आंसर CIF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit can be otherwise termed as abnormal cost, marginal cost, fixed cost, semi-variable cost. The amount at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit can be otherwise termed as। जो amount होता है किसी भी given volume का, आउटपुट का, जो हम लोग अगर क्या करते हैं जिससे एग्रीगेट करते कॉस्ट को, अगर मान लीजिए जो आउटपुट है, आउटपुट का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है 1 यूनिट से भी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वो एक एग्रीगेट होता है वेरिएबल कॉस्ट का। एग्रीगेट हो गया वेरिएबल कॉस्ट का, जिसमें क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट भी आएगा और वेरिएबल ओवरहेड इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्या होगा? ओवरहेड इंक्लूड हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वो एक एग्रीगेट होता है वेरिएबल कॉस्ट का, यानी कि प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड का। तो जो मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो क्या होता है? चार्ज होता है एक तरह से अमाउंट का किसी भी एक गिवन वॉल्यूम में आउटपुट का, जिसके थ्रू क्या होता है, जो एग्रीगेट कॉस्ट होता है वो चेंज हो जाता है जब भी वॉल्यूम जो है आउटपुट का वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है 1 यूनिट से। विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? वो एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि इक्वल होता है टू द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम 1 एडिशनल यूनिट। ये क्या होता है? इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट रिजल्टिंग इन 1 एडिशनल यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOGEY स्टैंडर्ड इज इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड, एबनॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड। तो BOGEY बोगी स्टैंडर्ड जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, अटेनेबल स्टैंडर्ड या फिर एबनॉर्मल लॉस स्टैंडर्ड। तो जो ये स्टैंडर्ड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसको हम लोग बेसिक स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं। ये जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है? उसको तभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब वो स्टेबल होता है, या जब हम लोग वो क्या होता है? अनऑल्टर्ड होता है लंबे समय के लिए। मतलब लंबे समय के लिए अगर या तो वो स्टेबल रहे या फिर लंबे समय के लिए वो अनऑल्टर्ड रहे, तभी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है? एक बेस ईयर को चूज़ किया जाता है और फिर हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसी पर्पस के लिए। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक स्टैंडर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।